पृथ्वी। इस इकाई का विवरण: पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी और भूकंप एवं ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या आपको वो कविता याद है जो अपनी नर्सरी में पढ़ी थी? ये कुछ खास नहीं है। आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लॉपलेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे, और बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह के श्रृंगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यहीं से धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जैब्स जीन्स और बाद में सर हारोल्ड जैफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ और एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वितारक सिद्धांत यानी कि बाइनरी थ्योरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिट व जर्मनी के कॉल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना के कुछ संशोधन किया। निहारिका परिकल्पना में किसने? कॉल वाइजास्कर और ऑटो शिमिट ने, ठीक है, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने कोलिजन से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरीज है। इसके विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल महोदय ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान बनाएं, जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। यद्यपि आप ये जान पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को कोई सिद्ध नहीं करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ होगा। देखो, सबसे पहले एकाकी ये परमाणु हुआ। अच्छा, बिग बैंग देखते हैं आगे। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, आयतन बहुत कम था एवं तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था, अनंत था, अनलिमिटेड। दूसरा, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई और विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। तीसरा, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ठीक है, ये जो चित्र है इसमें आप देख सकते हो
सबसे पहले विस्फोट हुआ, उसके बाद ये बने, फिर एक दूसरे से दूर गई आकाशगंगाएं। ये ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्तर अवस्था संकल्पना यानी कि स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। किसने? हॉयल ने। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक जैसा ही रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। ये प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी की माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 91,000 वर्ग किलोमीटर है। 98,00,000 किलोमीटर है। 98,000 किलोमीटर। ये 14 करोड़ 95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मापी जाती है। पहला, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। दूसरी, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणु यानी प्लेनेटेसिमल्स में विकसित हुए। संघटित कोलाइजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। क्या? छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या है? ग्रहाणु यानी कि प्लेनेटसिमल्स। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत का समय 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। ग्रह एवं लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह और लाखों छोटे छोटे पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉइड, ठीक है, धूमकेतु, कॉमेट्स एवं वृहद मात्रा में धूलकण एवं गैस है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह है, आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति, जुपिटर की तरह। इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 तथा प्लूटो
बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं। भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह है, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय ग्रह। ऐसा क्यों है? पार्थिव व जैविक ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप ही हो सकता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। बुध दूरी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सूर्य से खगोलीय दूरी है इसमें है। अगर पृथ्वी की दूर मध्यमान दूरी 14 करोड़ 95,98,000 किलोमीटर का एक एकक के बराबर है। ठीक है। पहला, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत न हो सकी। जैविक ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। दूसरा, सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस एवं धूल कण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जैविक ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। तीसरा, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर नहीं रुक सकी। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल, बीच से पतला एवं किनारों से मोटा डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जॉइंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। ये घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना था। यह आज पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। तो कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी आज एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इनके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई? स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहंत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने और गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी तत्व घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की परपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को डिफ्रेंसिएशन, विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट यानी कि जॉइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में
अलग अलग परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी, क्रस्ट, परवर, मेंटल, बाह्य कोर, आउटर कोर और आंतरिक कोर, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। क्या? पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व क्या है? बढ़ता जाता है। और हर परत की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, ये जो सारणी है वो देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक काल ये मापक्रम। सबसे पहले आता है ईओन। ठीक है, इनको देखते हैं। एक तो आता है ईओन आपका, दूसरा आता है प्रागजीव, प्रेटोरियोजोइक, ये। ठीक है, फिर आदि महाकल्प, हैडियन, तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा और बिग बैंग। तो सबसे पहले देखते हैं ईओन। इनको महाकल्प एरा, नवजीवन, सिनेजोइक, आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, महाकल्प, कल्प पीरियड, चतुर्थ कल्प, क्वार्टनरी, तृतीय कल्प, टर्शियरी। ठीक है, युग या एपोक, चतुर्थ कल्प में अभिनव या अत्यंत नूतन। ठीक है, तृतीय कल्प में अधिनूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन और अधिनूतन, पूरा नूतन, ये हुआ। आयु, आधुनिक वर्ष पहले, एज, ईयर्स एंड बिफोर प्रेजेंट, 0 से 10,000। ठीक है, चतुर्थ कल्प में, और 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व। फिर अधिनूतन में 20 लाख से 50 लाख, अल्प नूतन में 50 लाख से 2.4 करोड़, अधिनूतन में 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़, अधिनूतन में 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़। उसके बाद पूरा नूतन में 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़। अभिनव और अत्यंत नूतन में आधुनिक मानव और आदि मानव होमो सैपियंस आए। ठीक है, ठीक है, और अधिनूतन में जो कि 20 लाख से 50 लाख है, इसमें आरंभिक मनुष्य के पूर्वज आए। फिर अल्प नूतन में वन मानुष, फूल पौधे वाले जो वृक्ष है वो आए। ठीक है, 50 लाख से 2.4 करोड़। ठीक है, उसके बाद अधिनूतन आया 2.4 से 3.7, मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष जंतु आया। पूरा नूतन 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़, छोटे स्तनपायी, चूहे आदि। देखो, हम थोड़ा ना सारणी को गलत पढ़ रहे, नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, बिग बैंग, ये 5 अरब से 13.7 वर्ष पहले विकसित हुए। ठीक है, ठीक है, जो तारों की उत्पत्ति है वो 5.7 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, और सुपरनोवा ये 12 अरब वर्ष पहले। ठीक है, और जो बिग बैंग हुआ था वो 13.7 वर्ष पहले हुई थी। फिर इसमें घटना क्या हुई? सूर्य की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रागजीव, प्रोटीजोइक, आदि महाकल्प और हेडियन। ठीक है, पूर्व कैम्ब्रियन 57 करोड़ से 80 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 57 करोड़ से 2 वर्ष पूर्व करोड़ ये हुआ था। ठीक है, ये कई जोड़ों वाले जीव हुए। देखो, जो वो सारणी थी थोड़ी कठिन थी, इस कारण हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये दूसरी है, ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ते हैं नूतन जीवी। ठीक है, जिसको कहते हैं सिनोजोइक, ये टर्शियरी और क्वार्टनरी 2 कालों में विभक्त है। ठीक है, पहले होता टर्शियरी में स्तनधारियों का तीव्र विकास हुआ, जैसे कि हिमालय जैसी पर्वतों का निर्माण हुआ, अल्पाइन क्रम, ये सब टर्शियरी में हुए थे। ठीक है, नूतन जीविक सिनोजोइक के टर्शियरी में। उसके बाद क्वार्टनरी, होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ, हिम युग और आइस एज की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद मिसोजोइक यानी मध्यजीवी, ये ट्रायसिक और क्रिटेशियस है। ठीक है, इसमें डायनासोर का प्रभुत्व शुरू हुआ और पहले स्तनधारी आए। ठीक है, और जो क्रिटेशियस था उसमें क्या हुआ? डायनासोर का विलुप्त होना और आधुनिक फूल वाले जो पौधे हैं उनका विकास हुआ। ठीक है, और उसके बाद पूरा जीवी, पैलियोजोइक, इसके 3 भागों में कैम्ब्रियन, सिलुरियन और कार्बोनिफेरस कहा जाता है। पहले जो कैम्ब्रियन था उसमें अकशेरुकी इंटरवेरेटर्स का है जो विकास हुआ, प्रचुरता में समुद्री जीवन हुआ। ठीक है, सिलुरियन में मछली का उद्भव हुआ, भूमि पर और जीवन पौधे। ठीक है, कार्बोनिफेरस में विशाल कोयले का भंडार निर्माण, दलदली वन, उभयचर, ये हुआ। ठीक है, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन में बहुकोशीय के जीवों का उद्भव हुआ। ठीक है, 54 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, महासागरों में शैवाल। उसके बाद ये आपके कल्प है, 3.8 वर्ष पूर्व उद्भव हुआ था इनको। ठीक है,
क्या है आर्कियन। यह पृथ्वी की परपट्टी का निर्माण हुआ। सबसे पुराने नीस और शिष्ट चट्टानें जीवन का प्रारंभिक। ठीक है। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना एवं संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। ठीक है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। और ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। ये वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का निर्माण हुआ या उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में थे और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग कहा जाता है। और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है, लेकिन धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जैव कार्बनिक अणु और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय के चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम प्रश्न संख्या 18 में दर्शाया गया है। ये अभ्यास प्रश्न देख सकते हो, पोटेट हो तो ठीक है। और ये मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी, बस ठीक है। तीसरा अध्याय नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे।